अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट्स। इससे पहले हम वेरिएबल डिस्कस कर चुके हैं और वेरिएबल के अगेंस्ट उसका अपोजिट जो टर्म यूज होती है वो कांस्टेंट्स की है। कांस्टेंट क्या होते हैं? द क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऐसी मिकदार हैं जिनकी कीमत तब्दील नहीं होती प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में, उन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं। कांस्टेंट्स मुस्तकिल मिकदारें आप जिन्हें आमतौर पर कहते हैं, जो फिक्स होती हैं, जिनकी कीमत कभी तब्दील नहीं हो सकती। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ मिकदारें ऐसी होती हैं जिनको हम कांस्टेंट बनाते हैं बुनियादी तौर पर। वैसे तो हर वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही होती है। जैसे कोई नंबर है, फर्ज किया 5 है, 7 है, या कोई अल्फ़ाबेट्स हैं A B C, तो वो साफ ज़ाहिर है कांस्टेंट ही हैं, वो कभी तब्दील नहीं हो सकते। वेरिएबल का आपको बताया था कि वो एक मेमोरी लोकेशन होती है और उसमें जो है वो वैल्यूज़ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रखी जाती हैं, तो इस वजह से उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो जितनी भी वैल्यूज़ चाहे न्यूमेरिक फॉर्म में हैं या किसी दूसरी फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है या इमेज फॉर्म है, तो वो तकरीबन कांस्टेंट ही होती हैं, उनमें तब्दीलियां नहीं होती खुद से। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हम यूज़ करते हैं, साफ ज़ाहिर है हर लैंग्वेज की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसके अंदर रहते हुए वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को प्रोसेस कर सकती है, एक रेंज होती है स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स होंगे तो वो हमें जो है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर जब प्रोसेसिंग होती है, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हम अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर, तो उससे नई वैल्यूज़ जनरेट होती हैं। तो कांस्टेंट्स का यहाँ पे मकसद ये होता है कि कुछ वैल्यूज़ को हम फिक्स रखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उनको तब्दील नहीं करना चाहते। तो उस हवाले से फिर यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर एक सहूलत मौजूद है कि हम कुछ वैल्यूज़ को कांस्टेंट भी बना सकते हैं ताकि वो वेरिएबल्स की तरह एग्जीक्यूशन के दौरान में उनकी वैल्यू चेंज ना हो। तो आमतौर पर जो कांस्टेंट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं हमारे यहाँ, तो वो आमतौर पर दो अकसाम के हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं और करैक्टर कांस्टेंट्स हैं, जो इस लैंग्वेज के अंदर हम बनाते हैं या यूज़ करते हैं। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जैसा आपको पता है मैथ के अंदर भी यूज़ करते हैं आप। नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट वाले भी हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ शक्लों में ये न्यूमेरिक कांस्टेंट्स पाए जाते हैं, डेसिमल और विदाउट डेसिमल पॉइंट, और नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं जो आम अरिथमेटिक के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर इनको इस्तेमाल करने का कोई ना कोई तरीका होगा, उनकी पहचान होगी, कोई अलामत होगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है या दूसरी किस्म का करैक्टर कांस्टेंट। दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक और करैक्टर। न्यूमेरिक की अलामतें बता दी हैं आपको, वो नंबर्स होंगे और डेसिमल पॉइंट के साथ भी हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट के बगैर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी किस्म के कांस्टेंट्स हैं, करैक्टर कांस्टेंट जिन्हें हम कहते हैं, तो वो क्या होंगे, अब उनकी अलामत क्या होगी, उनकी निशानी क्या होगी। एक तो जो है पहली उसकी अलामत ये होगी कि करैक्टर कांस्टेंट सिंगल होगा, अकेला होगा, और अकेला जो है वो या तो अल्फ़ाबेट होगा, ABC में से कोई एक करैक्टर होगा, एक हर्फ होगा, या डिजिट
यानी 0 से 9 तक कोई एक अकेला डिजिट होगा, या जैसे ग्रामेटिकल सिंबल होते हैं जिन्हें हम स्पेशल सिंबल भी कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी कहते हैं, वो होगा अकेला, एक से ज्यादा नहीं होंगे। और दूसरी निशानी ये है कि उन्हें सिंगल लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम क्लोज करेंगे, सिंगल लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास में वो क्लोज होंगे। अब सिंगल लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उन्हें क्लोज किया जाएगा, जैसा यहाँ आपको नजर आ रहा है, जैसे एक्स है वैसे तो ये अल्फाबेट है, अकेला है, तो इसको सिंगल लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दें तो यहाँ पे ये करेक्टर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट डेटा नहीं होगा, टेक्स्ट फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, करेक्टर, करेक्टर कांस्टेंट। अब 5 वैसे तो न्यूमेरिक है, नंबर है, एक डिजिट है, वैसे न्यूमेरिक फॉर्म में है, लेकिन जब इसको हमने सिंगल लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया तो ये क्या बन गया, ये हमारा करेक्टर कांस्टेंट बन गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क वैसे तो ये एक ग्रामेटिकल सिंबल है, लेकिन या स्पेशल कैरेक्टर्स में से भी आता है, और इसको भी हमने सिंगल लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया तो ये करेक्टर कांस्टेंट बन गया। तो ये इसकी अलामत होती है करेक्टर कांस्टेंट की। अगर इस शक्ल में है कोई अल्फाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल तो वो करेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। अब जैसे हमने पहले देखा था कि वेरिएबल्स को भी हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए जो हम टूल यूज करते हैं, जो हमारे पास लैंग्वेज के अंदर एक फैसिलिटी है, वो डिफाइन डायरेक्टिव। इससे पहले हमने जब पहले चैप्टर में, चैप्टर 8 के अंदर प्रोग्राम को डिस्कस किया था, तो हेडर के अंदर हमने कहा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज होते हैं, और उसमें से हमने एक वहाँ पे जो डायरेक्टिव था इंक्लूड डायरेक्टिव, उसको यूज किया था, डिस्कस भी किया था। दूसरा मैंने कहा था कि बाद में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, शायद आपको याद हो, तो ये डिफाइन डायरेक्टिव होता है दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में से, और ये किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए या कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने x को कांस्टेंट डिफाइन किया है और उसको 10 वैल्यू असाइन किया है। अब वैसे अगर x वेरिएबल हो तो इसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान में चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है जब हम इसको डिफाइन कर देते हैं x को, इसकी वैल्यू 10 रख दी हमने, तो ये मुस्तकिल रहेगा, x की वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। प्रोग्राम में जहाँ पर भी इसे यूज करेंगे, कॉल करेंगे, तो इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, ना इसमें जमा नफी हो सकती है वैल्यू। अगर ये किसी ऑपरेशन में हिस्सा लेगा तो इसकी वैल्यू 10 यूज होगी, और उसके बाद अगर इसके अंदर हम फर्ज किया करते हैं x असाइन 10 + 5, तो ये 15 नहीं होगा, ये 10 ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट डिफाइन हो चुका है, तो लिहाजा ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसको आमतौर पर हम मेन से पहले ही डिफाइन करते हैं, जैसे आपको पता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मेन से पहले यूज होते हैं हेडर के अंदर, तो मेन से पहले इनको डिफाइन कर दिया जाता है, तो प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी इसे एक्सेस किया जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें 10 ही मिलेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, चाहे ये किसी ऑपरेशन के अंदर हिस्सा भी क्यों ना ले रहा हो। तो ये तरीका होता है कांस्टेंट्स को डिफाइन करने का। अब जो दूसरी चीज है वो डेटा टाइप्स है। अब डेटा की तो हमने मुख्तलिफ टाइप्स फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी कि डेटा किन किन शक्लों में होता है, मौजूद होता है। अब उसमें जैसे हमने डेटा की 5 किस्में पढ़ी थी चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में, कि डेटा टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे हमने जिस सिनेरियो में डिस्कस करनी है डेटा टाइप्स को, तो वो हमने देखना है कि हमारी लैंग्वेज के अंदर क्या कैपेसिटी है कि वो किस किस्म के डेटा को प्रोसेस कर सकती है, और उन डेटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हमने डिस्कस करनी है कि किसी ऐसे डेटा को हम अपने प्रोग्राम के अंदर प्रोसेस करने की कोशिश ना कर रहे हूँ कि जो सी के अंदर या C++ के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर उसकी हमें सहूलत ही मुयसर ना हो, या वो ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हूँ जो उस पर हो ही नहीं सकते। तो इस वजह से इन डेटा टाइप्स का जानना जरूरी है
कि किस किस्म का डाटा प्रोसेस हो सकता है और उस डाटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है जो डाटा टाइप्स यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है उनके हवाले से बात होगी कि इस तरह का डाटा हमारा प्रोग्राम जो है जो हम सी लैंग्वेज में बनाएंगे प्रोसेस हो सकता है और ये प्रोसेसेस उसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये जनाब आमतौर पर डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक बात याद रखना है कि जब तक आप उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करेंगे डाटा को, तो उस वक्त तक जो है वो आपका डाटा प्रोसेस नहीं हो सकेगा, क्योंकि डाटा आपको बताया है कि कांस्टेंट्स की फॉर्म में ही होता है और कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकते। अब उनको जब किसी ऑपरेशन में आप लेके जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है उनकी वैल्यूज चेंज होंगी। तो अब वैल्यूज चेंज, नई वैल्यूज आपने लेनी है तो उसके लिए फिर आपको वेरिएबल्स का सहारा लेना पड़ेगा। वेरिएबल्स के थ्रू ही आप प्रोसेसिंग करा सकते हैं, वेरिएबल्स के बगैर आप प्रोसेसिंग नहीं करा सकते। तो जहाँ पे भी कोई ऑपरेशन होगा तो उसमें वेरिएबल का इस्तेमाल लाजमी होगा। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें, दोनों टूल्स आपको बता दी हैं, कांस्टेंट्स भी और वेरिएबल्स भी। और डाटा प्रोसेसिंग के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब इसमें जो हमारे पास डाटा है, डाटा टाइप्स हैं, वो बेसिक दो किस्म की हैं। आपको बताया था न्यूमेरिक डाटा, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर कांस्टेंट्स को डिस्कस किया। कांस्टेंट्स दो किस्म के हैं, न्यूमेरिक और कैरेक्टर। तो इसी तरह से ये डाटा टाइप्स भी उसी से रेलिवेंट है। तो यहाँ पे भी दो किस्म का डाटा, मेजर किस्म का प्रोसेस हो सकता है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के थ्रू। एक न्यूमेरिक डाटा होगा और दूसरा कैरेक्टर डाटा होगा। अब न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर आ जाते हैं हमारे पास इंटीजर आ जाते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये दो टाइप्स हैं डाटा की जिनको हम प्रोसेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब इंटीजर जो डाटा है उसकी पहले तो हम अलामतें देखेंगे कि होगा तो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर नंबर्स होंगे, लेकिन उसकी अलामतें क्या होंगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू या ये डाटा इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है, वो देखते हैं। अब इंटीजर की पहली अलामत तो ये है कि उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे, इशारिया नहीं होगा, इशारिया के बगैर होंगे। जो भी नंबर इशारिया के बगैर हो वो इंटीजर कहलाता है। दूसरी उसकी अलामत क्या है कि ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आमतौर पर पॉजिटिव के साथ साइन नहीं लगाते, लेकिन नेगेटिव के साथ साइन लगाना ज़रूरी होता है, जैसे ये आम प्रैक्टिस होती है मैथ के अंदर। और दूसरा ये होता है कि जब हम ये नंबर लिखते हैं तो आमतौर पर नंबरों के अंदर हम कॉमास डाल देते हैं या स्पेस दे देते हैं रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, नंबर को पढ़ने में आसानी होती है बड़ी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे जब हम इंटीजर डाटा टाइप की बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ना ही बड़ी वैल्यूज़ को कॉमा के ज़रिए से एक दूसरे से अलग करेंगे, ना ही स्पेस के ज़रिए से। स्पेस भी यूज़ नहीं करने, कॉमा भी आपने यूज़ नहीं करना, उसके अंदर रहते हुए आपने ये सारे काम करने होते हैं विदाउट स्पेसेस और विदाउट कॉमास। तो इनके बगैर ही जो नंबर आपने लिखना होगा वो लिखेंगे। अगर अगर कॉमा के साथ कोई नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 10,000 या 15,400, अब एक के अंदर कॉमा लगा हुआ है और एक के अंदर स्पेस दी हुई है, तो ये गलत होंगे। आप ना कॉमा लगाएंगे ना स्पेस देंगे, तो फिर वो इंटीजर डाटा टाइप हमारे कंसीडर। तो इसी तरह से ये मैंने आपको बता दिया है कि नेगेटिव के साथ साइन लगाना लाजमी होता है, जबकि पॉजिटिव के साथ ऑप्शनल है। तो इंटीजर डाटा टाइप की आगे जनाब तीन किस्में हैं। अब इसमें अकसाम किस हवाले से है, अकसाम टाइप्स जो है इंटीजर की इस हवाले से, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो अलामतें तो यही होंगी जो हमने पढ़ी हैं, इसमें दो चीज़ें होंगी कि एक पहली चीज़ तो है कि इसके अंदर किस रेंज में वैल्यूज आ सकती हैं, इसकी रेंज क्या होगी। एक तो रेंज की बेस पे कि सबसे कम वैल्यू कौन सी आ सकती है और सबसे ज़्यादा कौन सी आ सकती है, और दूसरी ये होता है कि जब इस तरह का
नंबर हमने मेमोरी में स्टोर कराना होता है तो वो कितनी जगह लेता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ काफ़ी लिंक्ड हैं। तो रेंज भी डिपेंड करती है आमतौर पर मेमोरी लोकेशन के ऊपर। जितनी मेमोरी लोकेशन बनेगी मिलेगी इसे तो उसी हिसाब से ही उतनी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर हो सकेंगी। तो रेंज का इनसार टोटल मेमोरी के साइज के ऊपर होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमने खुद से डिफाइन नहीं की हुई, ये रेंजेस वगैरह और मेमोरी का साइज ये ऑलरेडी उसके कंपाइलर के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर, इसकी ग्रामर में जो है वो डिफाइंड है। पहले से जिसने लैंग्वेज बनाई थी ये चीज़ें रख दी थी, हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। जस्ट हम उनको जानते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, समझते हैं, बस। बाकी इनको हम तब्दील नहीं कर सकते, ये फिक्स है। अब ये इसमें जो पहली इंटीजर की टाइप है वो है इंट। अब इंट की रेंज क्या होती है, मेमोरी में कितने बाइट्स मिलते हैं, तो ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे। दूसरी इसकी टाइप है चार्ट, तीसरी है लॉन्ग। और इनके अंदर फिर मैंने जैसा बताया है कि आपको इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इनमें भी दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं। तो जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर जिसमें आते हैं जिस डेटा टाइप के अंदर, उसे हम कहते हैं साइंड, सॉरी अनसाइंड, नहीं सॉरी शायद भूल गया, साइंड। साइंड यानी जिसके अंदर, साइंड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, और अनसाइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ सकते हैं, 0 और ऑनवर्ड। क्योंकि ऐसा है कि जो साइंड नंबर होते हैं उसमें साफ ज़ाहिर है नेगेटिव साइन लाजमी लगता है, तो इस वजह से उन्हें हम साइंड, जिनके साथ साइन लगता है, नेगेटिव के साथ क्योंकि साइन लगाना लाजमी होता है, पॉजिटिव के साथ नहीं होता, तो इस वजह से ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज जिस डेटा टाइप के अंदर आती हैं उसे हम साइंड कहते हैं। साइंड जिसके साथ निशान या अलामत लगाई जाए या लगाना लाजमी हो, और अनसाइंड वो होते हैं जिनके साथ साइन लगाना लाजमी ना हो। तो वो साफ ज़ाहिर है आपको पता है कि वो पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, 0 और ऑनवर्ड जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इन तीनों टाइप्स के अंदर हमारे पास आगे वर्जन्स हैं कि ये इंट साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है, शार्ट भी इसी तरह से साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है, और लॉन्ग साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है। यानी आगे फिर हर डाटा टाइप के आगे दो दो वर्जन्स हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनका इंतखाब कर सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एक चार्ट दिया हुआ है। अब इस चार्ट को ज़रा समझना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन टाइम मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया है कि फिर ये वीडियो का साइज़ कहीं बढ़ ना जाए। फिर ये नेक्स्ट हम देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर कि इनका क्या मतलब है, इस टेबल का, इस चार्ट का, और ये किन किन चीज़ों के बारे में हमें बता रही है। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।